राजेंद्र शर्मा जी, प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पोंटा के, हमारे रणवीर परमार जी, पच्छाद के नसीमा बेगम जी जो कि डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई, असगर अली जी, जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य, बालकृष्ण आर्य जी, विश्वराज चौहान जी, मन्नत राम पुंडीर जी, कमला चौहान जिला परिषद, कविता सिंह जी, हमारे ब्रिजराज ठाकुर जी, राजीव ठाकुर जी, तपिंदर सिंह सैनी जी, राज नीता, CWC, GS पवार, सुनीता अटवाल, हरदेव राणा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के सभी अध्यक्ष, NSA के अध्यक्ष कैप्टन सलीम अहमद जी, योगेश गुप्ता जी, हमारे रमेश देसाई जी, सोहन राजपूत जी, विद्यानंद जी, इकबाल जी जो डायरेक्टर HPMC, सभी अधिकारीगण, हमारे डायरेक्टर साहब, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आई सभी हमारी बहनें, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 39 महीने पहले प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा, उस सरकार में हमारी कोई प्रथम प्राथमिकता थी तो महिलाएं थी। और हमने देखा कि एक ऐसा कानून जहां पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया, हमने उस कानून को बदला और 150 बीघा जो पिता की संपत्ति में जो अधिकार था, उस अधिकार को हमने अपनी माताएं बहनों को दिया। यही नहीं, आपने हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं को देखा होगा, उन सभी योजनाओं में महिला हमारी केंद्र बिंदु है। हमने देखा कि जब महिला, उसका विवाह हो जाए, उसके विवाह के बाद अगर अचानक पति की मृत्यु हो जाए, घर में पढ़ने के लिए उसके बच्चे कॉलेज जाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, तो उसका गुजारा कैसे चले जाए, महिला का शोषण ना हो, इस सोच के साथ हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू की। और मुझे वही बताते हुए खुशी हो रही है कि उन महिलाओं की, जहां बेटियों को, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहती थी, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहती थी, जो भी शिक्षा वो प्राप्त करना चाहती थी, उसकी पूरी फीस का खर्चा हमारी सरकार आज उन्हें उपलब्ध करवा रही है। पिछले ही दिनों हमने कैबिनेट में एक और फैसला किया कि ये सिर्फ पुत्रियों के लिए नहीं होना चाहिए, उस महिला के, विधवा महिला के अगर बेटा भी है, उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। और इस वित्तीय वर्ष से वो सुविधा उन बच्चों को जो विधवा महिलाओं के हैं, उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये एक सोच है महिलाओं के प्रति। हमने देश में पहला ऐसा कानून बनाया जहां विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया। वो क्यों किया? ताकि हमारी जो बेटियां हैं परिपक्व हो सके और आत्मविश्वास उनके मन में हमेशा रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक पूरा डिस्ट्रिक्ट महिलाओं के हाथ में हमने सौंपा। आज लाहौल स्पीति जिला जो सबसे मुश्किल जिला है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, वहां DC भी महिला, SP भी महिला, SDM भी महिला, ADM भी महिला, सभी महिलाओं के पास वो अधिकार दे दिया ताकि वो अपने मन में एक विश्वास लेकर जाए कि हम भी फैसला लेने में सक्षम हैं। ये ताकत हमारी सरकार ने दी। हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा, आज तो सिरमौर जिला की डिप्टी कमिश्नर भी महिला है, हमीरपुर मेरे जिला की डिप्टी कमिश्नर भी महिला है, लाहौल स्पीति की डिप्टी कमिश्नर भी महिला है। यही नहीं है, सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में
फैसला लेने की ताकत हमने डायरेक्टर के रूप में महिलाओं के हाथ में दी। ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि उसमें किसी भी प्रकार के आत्मविश्वास की कमी ना आ सके, और वो जब फैसला ले तो उसमें फैसला लेते हुए कोई घबराहट ना हो। हमने कहा कि कोई महिला अगर युवा जीवन में विधवा हो जाती है और अगर वो पुनर्विवाह भी करना चाहती है, उसको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर 26-27 साल की महिला विधवा होगी, हमारे रीति रिवाज ऐसे है, हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें वो सोचती है कि ना उसके आगे बच्चा है ना कोई है, हमने कहा उसको भी हम आगे बढ़ावा देंगे। और मैंने पुनर्विवाह की राशि को 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया। अभी अभी पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में मैंने 30% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की। और मुझे एक चीज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं सिरमौर जिले में हूँ। जो अभी पिछली पुलिस की भर्ती हुई उसमें जनसंख्या के आधार पर सिरमौर जिला से बहुत ज्यादा पुलिस की भर्ती हुई है, जिसमें अधिक संख्या महिलाओं की है। 165 के करीब पुलिस भर्ती में यहां से हमारी बेटियां और युवा साथी गए। और अभी मैं फैसला किया कि पुलिस की भर्ती के बाद अगर सब इंस्पेक्टर की जो भी पुलिस की भर्ती होगी, वो सभी अभी सब इंस्पेक्टर पुलिस महिला की भर्ती हम करने जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं को पुलिस में भी आगे लाने की जरूरत है। तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती स्पेशल महिलाओं के लिए हम करने जा रहे हैं। महिलाएं हमें दिशा देती है। परिवार को प्रेरणा स्रोत अगर कोई इस परिवार में कोई गिनी जाती तो महिला होती है। किस प्रकार परिवार का पालन पोषण करती है। और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का एक अलग ताकत है, एक अलग शक्ति के रूप में उभर कर हमारी महिलाएं आई है। जितने भी आज सामाजिक कार्य हैं, जो समाज से जुड़े हुए कार्य हैं, जो हमारे समाज से दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, उसको महिलाएं कर रही हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। आप जानते हैं, इस अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। आने वाले समय में क्लास 3 में जितनी भी भर्तियां होगी, जितनी भी क्लास 3 में भर्तियां होगी, उसमें महिलाओं को प्रथम स्तर पर 25% का आरक्षण के लिए हमारी सरकार कानून बनाएगी, ताकि महिलाएं आगे आए। उससे ज्यादा तो आएगी, लेकिन हमने कहा कि मिनिमम 25% कानून के तहत हम उनको रिजर्वेशन देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है, और पिछले कई वर्षों के प्रयासों से आज महिलाएं पुरुषों से अधिक आगे बढ़कर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन उसमें किए हैं। हमारी सरकार ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम चुनौतियों से भागे नहीं। इस प्रदेश में 2023-24 में भयंकर आपदा आई। 23,000 घर या तो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। एक परिवार किस प्रकार दिन रात की मेहनत करके पाई जोड़कर अपना पक्का घर बनाता है, परिवार के सदस्य बड़ी खुशी से रहते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता
कि शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा का सामना हमने 23-24 और 25-26 में किया। एक परिवार रात को सो रहा था, अचानक गांव वालों ने आवाज मारी कि बहुत बड़ा लाशा आपके घर के पास आ रहा है। वो परिवार अपनी जान बचा सका, पीने के पानी का गिलास नहीं बचा, बच्चों के स्कूल की किताबें नहीं बची, परिवार सड़कों पर आ गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, सरकार में हम क्या, वो परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की आपदा का प्रदेश को सामना करना पड़ेगा। हम पूरे प्रदेश में गए, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सड़कों पर खड़े रहे। कुल्लू में 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे, ना बिजली थी ना पानी था, और उनको कैसे निकाला जाए। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य वह ट्रैफिक निकाल रहे थे, उन परिवारों को घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। अगर सरकारें क्या होती है, हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी। जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो कहा जाता था कि मकान बनाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ हम 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। मैं हर जगह गया, हर परिवार से मिलने की मैंने प्रयास किया। परिवार के परिवार रो रो कर बोलते थे अब हमारा क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भारतवर्ष का ऐसा नियम बनाया कि जो परिवार उजड़ गए थे उनको 20 दिन के अंदर, अगर गांव में रहना है तो 5,000 रुपया महीने का किराया और खाना पीना पूरा मुफ्त उपलब्ध करवाया। शहर में रहना है तो 10,000 रुपया हर महीने का किराया और खाना पीना मुफ्त उपलब्ध करवाया। फिर उसके बाद सरकार में उन परिवारों को बसाने की बात आई। अधिकारी कहते थे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के तहत सिर्फ 1.5 लाख दे सकते हैं। नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं। मैंने कहा मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना हूं, आम परिवार का दर्द जानता हूं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से हमारी 75 लाख जनसंख्या के पास 24 लाख परिवारों के पास एक घर होगा या बड़ी मुश्किल से दूसरा घर होगा। किस प्रकार पाई पाई जोड़कर घर बनता है। 1.5 लाख रुपए में तो वॉशरूम भी नहीं बनेगा। कहा नियम ऐसे है, पूरे देश में नियम ऐसे है। मैंने वो कहा आम परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार के लिए हम नियम बदल देंगे, और हमने नियम बदले और आपदा में बहे हुए घर घर को 23-24 में 7 लाख रुपया पर घर उपलब्ध करवाया। पीने का पानी का मुफ्त में नल उपलब्ध करवाया, बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया। और ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, बार बार कहती रही कि विधानसभा का सत्र बुलाइए, बार बार चीखते रहे। मैंने कहा विधानसभा का सत्र अभी हम नहीं बुला सकते। सभी पुलिसकर्मी, सभी कर्मचारी, सरकार के अधिकारी अभी आपदा में, भयंकर आपदा में जो शताब्दी की है उससे जूझ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। जब हमने राहत पहुंचाई, आपदा का सत्र बुलाया, कहा आपदा पर चर्चा होनी चाहिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं। 3 दिन तक चर्चा हुई विधानसभा में, और आपदा में सहायता मांगने के लिए जब हम प्रस्ताव लाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ वो खड़े नहीं हुए। किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की कर रही है, हम उससे भी हार नहीं माने। हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, लोकतंत्र को खरीदा गया, धन बल पर आम आदमी की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार बची भी, और जो बिके हुए थे उनको जनता ने बाहर का रास्ता भी दिखाया। हम 34 से फिर 40 पहुंचे। ये सब आपका आशीर्वाद था। उसके बाद इस बार फिर आपदा आई 2025-26 में। 9,000 घर पूर्णतया नष्ट हो गए। हमने उनको भी राहत पहुंचाई। इस बार मैंने कहा 23-24 में अगर हमने 7 लाख रुपया दिया है
तो 25-26 में हमने उन्हें 8 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई। और सबसे ज्यादा सहायता कहां उपलब्ध करवाई? जो आपदा परिवारों के सामने खड़े थे मंडी जिला में, जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनके घर में हमने उपलब्ध करवाई। कच्चा घर टूट गया, उसको भी 1 लाख दिया। गाय की मृत्यु होगी, उसको भी 55,000 रुपया दिया। हमने कहा किसी के घर, किसी के पशु को जो भी नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश की सरकार को उपलब्ध करवाएगी। फिर भाषण हुए, फिर विधानसभा में चर्चा हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी सांसद, यहाँ के सांसद को भी पूछना चाहिए, क्या आपने कभी आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने की सहायता के लिए कोई सवाल पूछा? हमें नहीं मिले। और इस वर्ष तो और विचित्र घटना घट गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस वर्ष दौरा किया और 1500 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। हम भी कुछ थोड़े से खुश हुए कि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन आज तक वो 1500 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं है। हम फिर भी उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाते रहे। उसके बाद जब प्रदेश के जनता के अधिकारों पर डाका डाला गया, 1 फरवरी 2026 हिमाचल प्रदेश के इतिहास का काला दिन है, जहां हिमाचल प्रदेश की जनता के 8 से 10,000 रुपए काट दिए गए। ये सरकार का अधिकार नहीं था, ये आपके पैसे थे आरडीजी के रूप में। क्या होती है आरडीजी? मैं बताना चाहता हूं। हमारा जो खर्चा होता है और जो हमारी आय होती है, उसके अंतर को, उसके जो अंतर है, उस अंतर के गैप को भरने को आरडीजी कहते हैं। वो केंद्र सरकार से नहीं मिलती है। जो भी राज्यों से टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स का 41% उस आरडीजी के माध्यम से दिया जाता है। 59% केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के तहत देती है, जिसमें पीएमजीएसवाई चलती है, आवास योजना चलती है। हिमाचल छोटा राज्य है। नॉर्थ जोन की 5 नदियां हमारे यहां से निकलती है। उत्तर भारत में जो भी पानी पहुंचता है, हिमाचल प्रदेश की नदियों से पहुंचता है। हम पंजाब के खेत को पानी देते हैं, हरियाणा के खेत को पानी देते हैं, दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाते हैं। ये हमारी संपदा है पानी, लेकिन दिया क्या? हमें कुछ नहीं मिला। इसकी पूर्ति के लिए ये सब चीजें हमको मिलती है। जो जंगल को हम बचा कर रखते हैं, जो हम पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाते हैं, उसकी पूर्ति के लिए आरडीजी मिलती है। लेकिन आज 8 से 10,000 करोड़ रुपया हमारा काट दिया। हमने स्पेशल सेशन बुलाया, हमने कहा हम मुख्यमंत्री आज हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य आज मंत्रिमंडल के सदस्य है, कल नहीं होंगे। आज सरकारें आती है, सरकारें जाती है। ये हिमाचल के अधिकार की बात है, इस पर आप खुलकर स्वाद दीजिए। मैंने ये तक कहा कि मैं अपना प्रोटोकॉल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता के नेतृत्व में जाने को तैयार हूं, पर हिमाचल के अधिकारों को जो छीनने की कोशिश की गई है, उसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। 3 दिन तक चर्चा हुई। प्रस्ताव का जब मैं जवाब देने लगा, ये नारे लगाते रहे, ये मंच के पास आकर जोर जोर से चीखते रहे, पर उस अधिकार की कोई बात नहीं की। ये 2026 से 31 तक हिमाचल प्रदेश को 8 से 10,000 करोड़ रुपया मिलना था। जब ये नहीं मिलता था प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष, तो क्या होता है? आपके शिक्षा संस्थानों में कमी अध्यापकों की होती है, हॉस्पिटल में कमी आती है, सड़कें बनाने में कमी आती है। मैंने इनसे फिर कहा कि आप हमारे साथ चलिए, ये नहीं है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि हम इस चुनौती का भी सामना करेंगे। ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई जनता के अधिकार की है, और इस लड़ाई को हम सब को मिलकर युद्ध की तरह लड़ना होगा, तब हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम और आप
हर दिन सुबह माँ अपने बच्चे को तैयार करके भेजती है, सरकारी स्कूल में भेजती है, सोचती है कि बच्चे में स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। 5 साल में इनके स्कूल में पढ़ाई का आलम बताना चाहता हूं। पालम भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 तक सरकार थी और हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज रहे हैं, गांव के स्कूलों में गांव के माँ बाप बच्चे भेज रहे हैं। और बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता था दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता था। क्वालिटी एजुकेशन में, जिसको गुणात्मक शिक्षा बोलते हैं, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने अपनी सरकार का, जो जयराम ठाकुर जी की सरकार का, उसका आकलन किया गुणात्मक शिक्षा में, कहा 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कितने स्थान पर पहुंच गए? 21 में। यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी हम धोखा दे रहे थे। माँ बाप खुशी से उसको दिन का भोजन, दोपहर का भोजन पैक करके भेजते हैं कि बच्चा पढ़कर अच्छी नौकरी करेगा, समाज का अच्छा व्यक्ति बनेगा, लेकिन बच्चा तो दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने कहा 21वें स्थान पर आ, और चुनावों से पहले इन्होंने 600 शिक्षा संस्थान और खो दिए। कहा यहाँ साइंस की क्लासें चलेगी, ये 8वीं से 10वीं हो गया, यहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल हो गया। वो तो नोटिफिकेशन हम आज भी कर दे, हर प्राइमरी स्कूल को मिडिल का बना दे, हर मिडिल को हाई बना दे, लेकिन टीचर की नियुक्तियां नहीं की। आज तक एक स्कूल बंद करने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। मैंने विभाग की मीटिंग बुलाई, मंत्रिमंडल के सामने हमने प्रेजेंटेशन की, पूछा कि जो स्कूल इन्होंने खोले हैं उसमें टीचर कितने हैं, और जहां टीचर होंगे उस स्कूल को हम चलाएंगे। पता लगा कि कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी, सिर्फ एक केमिस्ट्री का लेक्चरर है, ना फिजिक्स का ना बॉटनी का है। हमने फैसला किया और सरकारी स्कूलों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए हमने फैसला किया। और हमारे फैसले का लाभ देखिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का 2 साल बाद जब स्तर नापा गया तो पूरे देश में हम 5वें स्थान पर आए, 21वें स्थान से 5वें स्थान पर। और आज हम सीबीएसई की तरफ बढ़ रहे हैं। और सीबीएसई जो स्कूल है और जो एचपी बोर्ड के स्कूल है, मैंने कहा इस वर्ष किसी भी स्कूल में टीचर की कमी नहीं रहेगी। जहां साइंस क्लासेस होगी वहां फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ भी होगा। उसकी नियुक्तियां करने हम राज्य चयन आयोग के माध्यम से जा रहे हैं। अगले वर्ष तक सीबीएसई स्कूलों में म्यूजिक, योगा और ड्राइंग टीचर सबकी भर्ती कर दी जाएगी। और जो सीबीएसई स्कूल बनाए जा रहे हैं उसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक सभी बच्चे वहां पढ़ेंगे। यह शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव है। हम और बदलाव करेंगे। आज हमने गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के मूल्य में वृद्धि की। हमारे पास कोई मांगने थोड़ी आया था कि हमारे 32 रुपए मिल्क फेडरेशन द्वारा दूध लिया जाता है। ये पीड़ा को, क्योंकि हम गांव के हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, तब टाट हुआ करती थी, पढ़ाने वाले अच्छे हुआ करते, इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे, फिर क्वालिटी में कहां कमी रहेगी। तो इसका मतलब जो गवर्नेंस थी, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी था, वो नहीं था, हमने वो किया। और व्यवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं? व्यवस्था परिवर्तन उसे कहते हैं जहां जनता की समस्याओं को वो सरकार समझती है, उस सरकार के विधायक सोचते हैं, उस सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य सोचकर मंत्रिमंडल में आकर एक नीतिगत बदलाव लाते हैं, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। जहां जनता का दुख खुद सरकार सोचे, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसलिए आपदा में किसी ने मांग नहीं की 1.5 लाख से 7 लाख करो, हमने की, हमने दिया। आज दूध के मूल्य में हमने 51 रुपए की वृद्धि की है। आज जो कच्ची हल्दी उगाएगा, हमारा कृषि विभाग 90 रुपए किलो कच्ची हल्दी खरीदेगा, प्राकृतिक रूप से उगाई हुई कच्ची हल्दी 90 रुपए किलो खरीदेगा। आज जो गेहूं उगाएगा 60 रुपए किलो कृषि विभाग गेहूं खरीदेगा। आज जो मक्की उगाएगा 40 रुपए किलो मक्की कृषि विभाग खरीद रहा है।
ये सिर्फ किसानों के हाथ में सीधा पैसा देने के दृष्टिकोण से किया गया। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सोचते हैं कि इलाज हो जाएगा, पूरे टेस्ट अपनी जेब से पैसा करवा के जाते हैं, फिर क्या होता है, आपको रेफर कर दिया जाता है या तो आईजीएमसी में या पीजीआई को चले जाते हैं, वहां बहुत खर्चा करते हैं। इतनी बुरी व्यवस्था हेल्थ सेक्टर की है, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आईजीएमसी, टांडा, नेर चौक और नाहन के मेडिकल कॉलेज को ठीक करने की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा है कि नाहन का एक सुंदर कॉलेज बनाइए। नाहन के सुंदर कॉलेज के लिए जहां आपने जगह देखी है, मैं 500 करोड़ रुपया देने की भी घोषणा करता हूं। हम उनके सहारे नहीं रहेंगे, बनेगा ये 5 से 7 साल में, और 500 करोड़ रुपया हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से नाहन के इस मेडिकल कॉलेज के दे देगी, ताकि यहां के लोगों को यहां इलाज मिले। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। असली ताकत हिमाचल प्रदेश में किसी के हाथ में है, तुम्हारी माताओं के हाथ में है, हमारी बहनों के हाथ में, और बहुत लगनशीलता से कार्य करती है। पुरुषों के हाथ में भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सही को सही समझिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ गारंटियों को लेकर चर्चा करते हैं, बार बार कहते हैं कि ये गारंटियां पूरी नहीं हुई। हमने 7 गारंटियां पूरी की है, और जितनी भी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बैठी है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने जब से हमारी सरकार आई, हमने आपका ऑनरियम हर साल बढ़ाया, हर साल आपका ऑनरियम बढ़ाया। और जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक होगी, हमने कहा है कि 2027 तक 8,000 कटने के बाद भी, 8,000 कटने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकार को रोकने के बाद भी, जो हमने 1,500 रुपए देने की बात की है, वो अगले साल से हम उसको शुरू करने की दृष्टिकोण से विचार करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये मैं जो इस मंच से कह रहा हूं, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं कह रहा हूं। तो मेरा मानना है कि ऐसी पार्टी जो हिमाचल के विरोध में है, सरकार के विरोध में हो कोई बात नहीं, कांग्रेस के विरोध में हो कोई बात नहीं, आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, आपदा में आप खड़े नहीं होते, आपदा में आपदा परिवारों के साथ देने के लिए जो सहायता राशि होती है, उसका आप विरोध करते हो। आरटीजी जो कट गई 8,000, उसका विरोध आप करते हो। बिना एंट्री के पुलिस आ गई, जबकि कानून बोलता है कि किसी राज्य में पुलिस के अगर अंदर आना है, सुप्रीम कोर्ट का एसओपी है, उसमें उस राज्य के पुलिस स्टेशन वाले को बताना पड़ेगा, एसपी को बताना पड़ेगा। बिना बताए अंदर आ गई, लोगों को उठाकर ले जाती है, किसी पुलिस स्टेशन में खबर नहीं दी जाती है। हमने पुलिस के खिलाफ केस बनाया, कहा कि आपने गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पुलिस वालों का विरोध करते हैं। अभी दोबारा आई पुलिस, तो पुलिस स्टेशन वाले को भी बताया और एसपी को भी बताया, हमने उनका आदर किया। ऐसे तो किसी के घर में कोई भी पुलिस दिल्ली की आ जाए, हरियाणा की आ जाए, उठाकर ले जाए, पता ही ना लगे पुलिस वालों को। परिवार वाले पूछे कि क्या हुआ है, तो कम से कम पुलिस स्टेशन में तो बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी विरोध किया। हमें ये बात समझ नहीं आती, हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? और जब से हिमाचल विरोधी भाजपा बनी है, आपदा में आप खड़े नहीं होते, प्रधानमंत्री जी के पास आप नहीं जाते, आपके एमपी नहीं जाते, आप सिर्फ नारे लगाते हैं। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ नहीं करते। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में कंपेन चलाए रखते हैं, पैसे देकर कंपेन चला रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। भारतीय जनता पार्टी के समय
आपके 3,000 करोड़ रुपया लुटा दिया गया, जिसको हमने रोका। पिछली सरकार ने अपने ठेकेदार मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी, जो आज खाली पड़ी हुई है। वो किसका पैसा है? अगर आप स्कूल बनाते, अगर आप हॉस्पिटल बनाते तो अच्छा होता। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना दी, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। जयराम ठाकुर जी ने अपने वहां एक ITI बनाई, बच्चे 32, कमरे 50। कितने कमरे? कमरे 50, बच्चे 32 और 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो आपका पैसा है। अच्छे प्राइमरी स्कूल बनाते, अच्छे मिडिल स्कूल बनाते। हम जो अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, वो अभी 4 इस साल आने वाले आपको बताएंगे। सिरमौर में भी 4 हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आपको बनाने जा रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं, 5,000 बीघा जगह, 5,000 बीघा जगह, अगर आपने 1 बीघा जगह ले ली है तो महिला के नाम पर होगी तो 6% रजिस्ट्री के पैसे लगेंगे। 6% लगते हैं, और पुरुष ने लेनी तो 8%। बद्दी नालागढ़ में 5,000 बीघा, कहा कि इनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दो। 5,000 बीघा की कीमत 5,000 करोड़ है। उद्योगों के नाम पर, उद्योगपतियों के नाम पर 1 करोड़ रुपए की दे दी। कितने की दी? 1 करोड़ रुपए की। यहां हमारे बेचारे जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम 3 बिस्वा जगह नहीं दे सकते बड़ी मुश्किल से मकान बनाने के लिए, जिनके पास जगह नहीं है। इन्होंने 5,000 बीघा 1 करोड़ में बिना रजिस्ट्रेशन के मुफ्त में दे दी। ये संपदा एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटाई है। हमने क्या किया? हमने कहा कि जो राज्य की संपत्ति को लूट रहा है, एक बड़ा होटल है वाइल्ड फ्लावर हॉल का, उस होटल को 23-22 साल से केस लड़ रहे थे। हमने उस होटल पर कब्जा भी किया, अपने नाम पर भी करवाया, और 400 करोड़ रुपया भी अपने सरकारी ट्रेजरी में जमा करवाया। ये हमने किया। इसीलिए जो आंगनबाड़ी का ऑनरेरियम बढ़ता है, DA मिलता है, एरियर मिलता है, इतने पैसे कट करने के बाद, वो सारी जो संपदा आपकी लुटा दी जाती है, उसको हम वापिस लाते हैं और आपको मदद करते हैं। JSW का पावर प्रोजेक्ट था, हमारी नदियां बहता हुआ सोना है। उसमें बहता हुआ पानी, हमारी नदियों में बहता हुआ पानी, बहता हुआ सोना है। कहा कि आपको फ्री रॉयल्टी नहीं देंगे हम 18%। हमने सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीता, हाई कोर्ट से हार गए हम, और 150 करोड़ रुपया हम हर साल उससे प्राप्त कर रहे हैं। सभी सोर्सों से हमारी सरकार ने 3800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। इस प्रकार हमने अपनी जनता की सेवा की। आने वाले समय में हमने नीतिगत बदलाव किया है, नियम बदले हैं, और प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का साथ चाहिए। हम अभी और फैसले करेंगे। उन फैसलों से आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना किसी की पेंशन रुकेगी, ना बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जाएगा, ना ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया जाएगा। किसी का कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हम उन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने जा रहे हैं। आपके सामने हम उनको लाएंगे, किस प्रकार आपकी संपदा को लुटा दिया जाता है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में और बदलाव करेंगे। ये जितनी मर्जी अड़चने डालें, हम उन अड़चनों से डरने वाले नहीं हैं। और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली राज्य और अमीर राज्य होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां से हैं। अरे भले मानसो, सरकार के अधिकार नहीं,
जनता के अधिकार की लड़ाई तो लड़ो। जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने से भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं। हम जनता के अधिकार की लड़ाई भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो नकली मुखौटा है वो जनता की अदालत में भी हम लेकर जाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं जो महिला सम्मान राशि है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। बाकी सोलंकी जी ने कुछ मांगे रखी है महिला दिवस पर के अवसर पर, तो ठीक नहीं रहेगा, पर लेकिन जब आपकी राजनीति, फिर भी मैं सभी को पूरा करने की घोषणा करता हूं, जिसमें 41 लाख 40 लाख जो भी है। और पीजी कॉलेज नान में एनएसयूए के बच्चे मुझे मिले थे अभी, एमएससी जियोलॉजी, एमबीए और एमएसटी की अगले एकेडमिक सेशन से शुरू करने की भी मैं घोषणा करता हूं। इसी के साथ आप काफी देर से हमारी बात सुन रहे थे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जितनी भी महिलाएं आई है 25% का आरक्षण हम सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आने वाले समय में कानून बनाकर देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और महिलाओं के सम्मान में कई और बदलाव हमारी सरकार आने वाले समय में करने जा रही है, जिसका कि उल्लेख हम अपने बजट में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।